नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य प्रधान। हर किसी को इस बात की प्रतीक्षा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सूचियां कब आएंगी और सूचियों की घोषणा किस वक्त होगी। एक अनुमान सभी लगा रहे हैं कि आज या कल में। अंततः बात वहीं आकर ठहरती है कि सूची जब भी आएगी उससे ठीक पहले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक कल होनी है, लेकिन इन सब बातों के परे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार की सूची में विशेष क्या होगा। क्या वही नाम होंगे जो लगातार देखे जा रहे हैं और उनके साथ कुछ एक प्रतिशत में नाम ऐसे होते हैं जो नए जोड़ दिए जाते हैं या जिनका पता होता है, या जो उम्र दराज नेता हो चुके हैं जिनकी उम्र अब बहुत ज्यादा हो गई है, उनके विकल्प के रूप में दूसरे को ले आया जाता है। इस तरीके से सभी लोग सोचते हैं। लेकिन मैं यहां से आपको फ्लैशबैक में लिए जाऊंगा। हालांकि समाचार लगातार हम लोग पहुंचाते रहे। जिस वक्त अमित शाह यहां पर आए थे, साथ में जेपी नड्डा थे, बीएल संतोष थे, बैठक चली, 8:30 पौने 9 के करीब बैठक शुरू हुई और उसके बाद 2:15 2:30 बजे तक लगभग बैठक चली। 3 सवा 3 बजे आखिर में सीपी जोशी उस बैठक से बाहर निकले, जिनकी एक लंबी मंत्रणा आखिर में अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष से हुई। हर एक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में एक सवाल था कि क्या बात हुई होगी, कौन सी बात हुई होगी, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि 2 से लेकर तीसरे व्यक्ति तक यदि कोई बात पहुंचती है तो वह बात बाहर निकल कर आती है, और बाहर ऐसा निकलती है कि बढ़ चढ़कर भी निकाल दी जाती है तो कुछ कम भी कर दी जाती है। बात जो बैठक में हुई वो उस वक्त बाहर नहीं निकली। उसके बाद लोगों ने कोशिश की लीडर्स से बात करने की, तब भी बाहर नहीं निकली। उसके बाद भी लगातार यही कोशिश होती रही कि आखिर बात क्या हुई, कि लीडर्स के आसपास के लोग भी बात सारे कर लेते हैं लेकिन बात बाहर निकलकर नहीं आती। लेकिन चाणक्य की वो पंक्तियां याद आती है कि 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति दुनिया से चला जाए तभी वो एक व्यक्ति के पास हो, तभी वो बात दुनिया में रह सकती है। बात निकल कर बाहर आती है, भले ही कुछ दिन बात आए, दिन लग जाते हैं। लेकिन यहां पर तो 15 नेता थे और 15 नेताओं की बीच में की हुई बात बाहर निकलना लाजमी है। तो आखिर टिकट किसको मिलेगा और किसको टिकट नहीं मिलेगा और किसका टिकट काटा जाएगा। लंबे समय से एक बात कही जा रही थी कि अक्सर लोग नेताओं का नाम जोड़ते हैं छोटे नेताओं के साथ। मैं मिसाल के तौर पर आपको उदाहरण दूंगा कि मिसाल के तौर पर वसुंधरा राजे के साथ नाम जुड़ जाते हैं कई लोगों के, जिनमें राजपाल सिंह शेखावत, अशोक परनामी, कालीचरण सराफ या यूनुस खान, बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम अक्सर जुड़ते हैं। लेकिन टिकट किसे आखिर दिया जाए। तो दूसरी तरफ राजेंद्र राठौड़ के भी करीबी बहुत सारे नाम हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत के भी अब जोधपुर में अनेक नाम हैं। सतीश पूनिया के भी नाम लगातार 3-4 साल सभी ने देखे, जो उनके साथ रहते थे अक्सर। रामलाल शर्मा हो या फिर सुभाष पूनिया हो, सुमित गोदारा हो या और भी नाम हो, इस तरीके से सभी के कोई ना कोई नाम होते हैं जो करीबी होते हैं, और उनमें भी एक पूरी फहरिस्त होती है। जो करीबी होते हैं उन्हें नेता के साथ जोड़कर देखा जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि उनकी आपस में अच्छी खासी मित्रता होती है, लेकिन कई नेता ऐसे भी होते हैं जिनका सभी के साथ संवाद होता है। तो इस बैठक में किसे टिकट मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, यह तय कर दिया गया। और तय किस तरीके से किया गया, इस बात को सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस बात को लेकर मैं लगातार अभी आपसे बात कर रहा हूं। और मैं 2 दिन लगातार संवाद भी इसलिए नहीं कर पा रहा था कि जब चीजें सामने हो तो उन चीजों से परे भी बात की जानी चाहिए। अब सभी नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और सुबह से लगातार मंथनों के दौर चल रहे हैं। प्रहलाद जोशी एक्टिव हैं। प्रहलाद जोशी की मुलाकातों को लेकर लगातार चर्चाएं हैं। ओम बिड़ला पिछले दिनों 2 दिन पहले कोटा से दिल्ली पहुंचे थे, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, और उसके बाद ओम बिड़ला अभी दिल्ली हैं। ओम बिड़ला से भी मुलाकात हुई है नेताओं की।
उसके अलावा जगदीप धनखड़, उनसे भी मुलाकात हुई है। दोनों बड़ा नाम है। इन्हें चुनाव के नजरिए से भले ही ना देखा जाए, इन्हें सामान्य तौर पर देखा जाए, लेकिन चुनावी माहौल में जब इन दोनों दिग्गजों से भी नेताओं की मुलाकात होगी और इन सब के अलावा जेपी नड्डा की भी बातचीत होगी, तो लोग तो चुनाव से जोड़कर देखेंगे। और ऐसा संभव भी नहीं है कि सामान्य बातें ही की जाए। खैर, संवैधानिक पद हैं, हमें उन पर कोई ज्यादा बात नहीं करनी, लेकिन कई पद ऐसे भी होते हैं जो पद चर्चा करके चले जाते हैं। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ओम प्रकाश माथुर भले ही छत्तीसगढ़ से हों और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रभारी के तौर पर हों, राजस्थान के मूलते हों, लेकिन छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रभारी के तौर पर हो, तो उनसे भी संवाद ना किया जाए। और भूपेंद्र यादव जो मध्य प्रदेश में लगातार व्यस्त हैं, जिनका वो 2013 का दौर याद आता है जब 163 सीट भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में जीती थी। वसुंधरा राजे चेहरा थी और भूपेंद्र यादव के हाथ में चुनाव लड़वाने की पूरी कमान थी, या कहें तो प्रभारी के तौर पर थे, और एक बड़ी फतेह मिली। वो भी राजस्थान की नब्ज को जानते हैं और मिजाज को जानते हैं। उनसे भी बात नहीं हुई हो ऐसा संभव नहीं है। सामान्य सी बात है कि उनसे भी बातचीत अवश्य हुई होगी। लेकिन इन सबके बीच में बड़ा सवाल यह है कि जिस बैठक में जो लीडर बैठे हुए थे, जिनमें वसुंधरा राजे थी, जिनमें सीपी जोशी थे, राजेंद्र राठौड़ थे, गजेंद्र सिंह शेखावत थे, सतीश पूनिया थे, शुरुआती दौर में थे, उसके बाद सतीश पूनिया सुबह वापस आकर भी मिले, और इनके अलावा अर्जुन मेघवाल भी थे, अरुण सिंह भी थे, कैलाश चौधरी भी थे, राज्यवर्धन राठौड़ शुरुआती दौर में रहे, और नारायण पंचारिया भी शुरुआती दौर में रहे। इतने सारे लीडर थे, तो आखिरकार जो टिकट मांगने वाले हैं उनके दिमाग में एक सवाल कि हमारी पैरवी कौन करेगा और हमारी मजबूत पैरवी किस तरीके से होगी। और मजबूत पैरवी हमारी होगी तो ऐसे में हमें भी नेताओं के घर के चक्कर काटने चाहिए। तो शायद ही ऐसा कोई नेता बचा हो जिससे संपर्क टिकट मांगने वालों ने अपने बायोडाटा के साथ नहीं किया हो। संपर्क वो सभी से साध चुके हैं, यहां तक कि वो विचार परिवार के प्रचारक हैं, उनसे भी मिलने जा चुके हैं, और जैसे ही कोई सूचना थोड़ी बहुत भी इधर उधर से आती है वो निकल पड़ते हैं और अपनी जानकारी देकर आते हैं कि मैं जिताऊ हूं, और हर एक यही कहता है। लेकिन बैठक में टिकट को लेकर क्या कहा, यह सबसे महत्वपूर्ण है। बैठक में टिकट को लेकर ऐसा नहीं कि अगर कोई नेता 20 टिकट या 40 टिकट की पैरवी करे और उसे टिकट दे दिए जाए, या ऐसा भी नहीं है कि किसी एक के द्वारा ही टिकट बांटे जाएं। यहां पर कई चीजें निर्धारित की गई है, क्योंकि जिस वक्त अमित शाह बात कर रहे थे तो उनके पास एक मोटी किताब भी होती है, एक मोटी सूची होती है, या कहे तो कागजों का पुलंदा होता है, और उस पुलंदे में जानकारी होती है। मिसाल के तौर पर किसी एक लीडर का नाम ले दिया जाए और उस लीडर की चर्चा जब की जाए तो उस लीडर के बारे में वो खोलकर पूरा बायोडाटा रख देते हैं कि ये आपके लीडर हैं और ये इनकी वस्तु स्थिति है, ये इतनी बार यहां से जीते या यहां से हारे या पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, शुरुआत इन्होंने ऐसे किया, आज के दौर में इनका राजनीतिक स्थिति ये है, और इनकी जाति के वोट इतने हैं, और इनकी जाति के गोत्र के वोट इतने हैं, और इनकी जाति की पूरे राजस्थान में क्या स्थिति है, ये सारी चीजें उनके पास होती है। तो ऐसे में टिकट की पैरवी करने वाले भी उसी टिकट की बात करेंगे जो जिताऊ हो। तो यदि कोई ये मानकर चल रहा है कि उनकी पैरवी मजबूत होगी तो अमित शाह के सामने मजबूत नाम की ही पैरवी होगी जो उस क्षेत्र में मजबूत होगा। उस क्षेत्र में सर्वे के परे भी, कि भले ही सर्वे में किसी तरीके से नाम आ जाए, लेकिन सर्वे भी एकाध नहीं होते, सर्वे भी इंटेलिजेंस के भी होते हैं और कई पार्टियों के भी होते हैं। तो उस बैठक में जब उनके पास मोटी पूरी फाइल थी और मसलन एक एक सीट पर जब बातचीत की गई हो और उनमें से ऐसी सीटों पर घोषणा की जानी हो जिन सीटों का सर्वाधिक इंतजार है, अब मैं आपको क्लियर करूं तो ए ग्रेड और डी ग्रेड की सीटों की घोषणा होनी है। ए ग्रेड की सीटों की इसलिए घोषणा होनी है कि वो सीट तो भारतीय जनता पार्टी जीतती है और जीतती हुई आई है, और डी ग्रेड की सीट ऐसी सीट है जिनको लगभग 19-20 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखी है कि इन सीटों पर उन्हें बड़ी चुनौती है। तो उन सीटों पर भी पहले घोषणा होनी है, तो 19 और बाकी के करीब 2 दर्जन सीटें और मिला दीजिए तो आप मानकर चलिए 45 से 55 के बीच में सीटों पर घोषणा पहली लिस्ट में की जानी है। अब यहां पर 2 बड़े सवाल हैं। मैं आखिर में उसी विषय पर आऊंगा जिस विषय को लेकर मैं चर्चा कर रहा था कि आखिरकार किस तरीके का चेहरा होगा
या किसे टिकट दिए जाएंगे, किस क्षेत्र में टिकट मिलेंगे और टिकट का मापदंड सर्वाधिक क्या है, तो मैं क्लियर करूंगा आपसे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये सारी चीजें देखने के बाद महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि राजनीतिक घटनाक्रम राजस्थान में कई घटे हैं। देवी सिंह भाटी की एंट्री हुई है, जिन्हें जोड़कर देखा जाता है वसुंधरा राजे से, लेकिन आखिरकार देवी सिंह भाटी की मुलाकात किससे हुई, और जब देवी सिंह भाटी भारतीय जनता पार्टी में बोल रहे थे तो उन्होंने किन किन नेताओं का वहां पर जिक्र किया, किन नेताओं को लेकर बात की और किन नेताओं को धन्यवाद दिया, यह भी देखना होगा। यहां पर देवी सिंह भाटी की एंट्री के साथ बाकी के 3 नेताओं की एंट्री होनी थी, उन नेताओं की एंट्री क्यों नहीं हुई, उनका नाम भी वसुंधरा राजे के साथ जोड़ा जाता है। उन नेताओं की एंट्री क्या होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि रोहिताश शर्मा, विजय बंसल और सुरेंद्र गोयल सरी के नाम और उनके अलावा एक आध नाम और भी है। इन चीजों से भी आप दूर चले जाइएगा, लेकिन इन चीजों से आगे की तरफ हम देखते हैं तो चुनाव में इस बार एक एक चीज को बहुत माइक्रो लेवल से इसलिए देखा जा रहा है कि सामने अशोक गहलोत है, और जब सामने अशोक गहलोत है तो ये पूछा भी जाएगा, जब सारे कोर टीम के लोग होते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आप क्या गारंटी लेंगे इस सीट की कि इस सीट को आप जिताकर ले आएंगे। तो गारंटी की जब बात आती है तो उसी सीट को लेकर नेताजी बात करेंगे जिस सीट को वो धड़ल्ले से जिता सकते हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह होता है, क्या चूरू और बीकानेर संभाग की जिम्मेदारी अर्जुन मेघवाल और राजेंद्र राठौड़ को है, या जयपुर शहर की जिम्मेदारी विचार परिवार से लेकर और अन्य नेताओं को या पूरे पार्टी को या सीपी जोशी को है, या जयपुर ग्रामीण को लेकर सतीश पूनिया उसके आसपास की सीटों की जिम्मेदारी, या शेखावाटी के कुछ हिस्सों की जिम्मेदारी, या वसुंधरा राजे हाड़ौती से लेकर कोटा और कोटा के आसपास की जिम्मेदारी, या गजेंद्र सिंह शेखावत पूरे जोधपुर संभाग की जिम्मेदारी, कैलाश चौधरी उनमें से एक पार्ट उनका सहयोगी तौर पर हो सकते हैं। तो पूर्वी राजस्थान में पार्टी की अपने स्तर पर ही भी तैयारी और साथ में किरोड़ीलाल मीणा की भी सलाह ले ली जाए, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन इन चीजों से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो टिकट वितरण में होने वाला है उसे मैं यहां पर क्लियर कर रहा हूं। वो क्लियर ये है कि जिसे टिकट दिया जाना है उसे टिकट मिलेगा, और वो इस तरीके से मिलेगा, यदि पार्टी ने किसी नेता को, जिन चीजों का मैं इशारा कर रहा हूं उन्हें समझिएगा, यदि पार्टी ने किसी नेता को यह कहा है कि आप हमें सूची ला कर दीजिए और सूची मिलाने के बाद कोई जिताऊ कैंडिडेट है, तो ऐसा नहीं है कि जिताऊ कैंडिडेट है और जीत रहा हो, और जीतने के बाद भी यदि उस पर किसी तरीके का कोई टैग लगा हो कि ये फला नेताजी का करीबी है, तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिएगा। क्योंकि अमित शाह का 2 टूक मैसेज यही था कि यदि कोई ये सोचता है कि ये नेता उसका करीबी है या नेता फला का करीबी है, किसी को किसी का करीबी मानकर देखा जा रहा है, तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिएगा। यहां पर कोई किसी का करीबी नहीं है, सब भारतीय जनता पार्टी के हैं और भाजपा के हैं। जिताऊ यदि कोई है तो वही भारतीय जनता पार्टी, वो भी भारतीय जनता पार्टी का है, और जो टिकट नहीं ला पा रहा है उसे अगली बार कोई दूसरा जिम्मेदारी दी जाएगी या उस पर आगे भी गौर फरमाया जाएगा, यदि पैनल में भी है तो 1 या 2 नाम पर। तो इस बात से साफ हो चुका है कि इस बार जो टिकटों की घोषणा की जानी है, उन टिकटों की घोषणा में यही चीज महत्वपूर्ण होगी कि जिताऊ कौन है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या जयपुर शहर में जो जिताऊ चेहरे हैं, जिनको लेकर लगातार चर्चाएं होती है, क्या उनको टिकट मिलेंगे, या फिर सर्वे में जिनका नाम आया है उनको मिलेंगे। सर्वे वो नहीं जो सामान्य तौर पर सोशल मीडिया में चला दिया जाता है, किसी का नाम को लेकर जिक्र कर दिया जाता है, लेकिन जब आम आदमी से किसी लीडर का नाम पूछा जाता है तो वो जवाब देते हैं। तो कई ऐसे नाम हैं जिन्हें लेकर टिकट की पूरी संभावना है। मैं नामों को लेकर बातचीत यहां पर इसलिए भी नहीं करूंगा क्योंकि कई नाम हैं जिनको लेकर नंबर 1 पर वो नाम चलते हैं। अब मिसाल के तौर पर देखिए कि जयपुर की ही बात उठाकर देख लीजिए तो सतीश पूनिया का नाम सभी जानते हैं, उनका टिकट नहीं कट सकता। तो दूसरी तरफ रामलाल शर्मा है, उनका टिकट पार्टी कैसे काटेगी। अशोक परनामी है, उनके टिकट को लेकर सर्वाधिक चर्चाएं हैं, तो अशोक परनामी के अल्टरनेट के तौर पर किसे लेकर आएगी आप भी अंदाज लगाइएगा। तो वहीं फुलेरा में निर्मल कुमावत को लेकर लगातार चर्चा की जाती है, जो कि वर्तमान में विधायक है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, हो सकता है कि इनके भी, ये बड़े नेताओं के अलावा भी निर्मल कुमावत या फिर जो दूसरे नेता हैं उनके अलावा और भी नाम हो। मैं एक एक नाम को गिना सकता हूं, लेकिन क्योंकि चर्चा जब है तो कई नाम ऐसे हैं जब वो आएंगे तो हो सकता है कि उन्हें लगे कि हमारा नाम नहीं आया। लेकिन मैं एक मिसाल के तौर पर उदाहरण इसीलिए दे रहा हूं कि इस उदाहरण में
चीजें साफ होती चली जाती है। तो मैं यही बात यहां पर साफ करूंगा, यदि कोई ये मानकर चल रहा है कि उसका टिकट कट जाएगा या उसके करीबी का टिकट कट जाएगा, तो आप ये बात दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि अमित शाह का यही कहना था कि कोई किसी को किसी के साथ ना जोड़े, जो जिताऊ है उसे टिकट मिलेगा। और आप इस बात को दिमाग से निकाल देना कि कोई जिताऊ नहीं है तो उसे टिकट दे दिया जाएगा, किसी भी तरीके से दे दिया जाएगा। तो यदि किसी नेता के ऊपर किसी बड़े नेता की छाप है तो उसके टिकट मिलने की संभावना भी प्रबल हो जाती है। इन सब के बीच में बड़ी बात यह होगी कि जयपुर शहर में जो सर्वाधिक रोचक टिकट जिन्हें लेकर इंतजार है जयपुर शहर में, मैं जोधपुर की भी बात कर सकता हूं, मैं बीकानेर की भी बात कर सकता हूं, मैं भरतपुर की भी बात कर सकता हूं या उदयपुर की भी बात कर सकता हूं, लेकिन चर्चा लंबी हो जाएगी। मैं जयपुर शहर का उदाहरण फिलहाल इसीलिए दूंगा कि हवा महल से लेकर किशनपोल और किशनपोल से लेकर सांगानेर, ये 3 सीटें ऐसी हैं जिन 3 सीटों पर सर्वाधिक इंतजार है कि आखिरकार कौन होगा। वहीं पर दूसरी सीटों को लेकर भी इंतजार है कि किसे मौका दिया जाएगा, किसे नहीं दिया जाएगा, लेकिन इन सीटों को लेकर सर्वाधिक इंतजार है कि आखिरकार कौन होगा। और इनके परे सांसदों को लेकर भी मैं यहां चर्चा करूंगा आखिर में, कि सांसदों को लेकर भी चर्चा ना हो ऐसा संभव नहीं है। सांसदों में बाबा बालकनाथ की बहरोड से लेकर चर्चा हो, या फिर दिया कुमारी की सीपी जोशी के सामने ताल ठोकने की बात हो, या हवा महल किशनपोल जैसी सीटों को लेकर उनके लिए चर्चा की जाती है, लेकिन ना जाने क्यों नाथद्वारा को लेकर उनकी सर्वाधिक चर्चाएं लगातार चल रही है कि सीपी जोशी के सामने दिया कुमारी आ जाए। तो ऐसे में और भी कई सांसद हैं। भागीरथ चौधरी को लेकर किशनगढ़ की बात चलती है, हालांकि विकास चौधरी वहां से ताल ठोकते हैं। भागीरथ चौधरी भी सांसद है तो उन्हें भी मौका दे दिया जाए। सुखबीर सिंह जौनापुरिया को लेकर लगातार चर्चाएं चलती है, सुखबीर सिंह को मौका दिया जाए जयपुर जिले की सीट पर, तो दूसरी तरफ टोंक से भी सुखबीर सिंह जौनापुरिया को उतारा जा सकता है, ये बात भी चर्चा चलती है। बड़े नेताओं को लेकर भी जिक्र किया जाता है, जिनमें गजेंद्र सिंह शेखावत को जोड़ दिया जाता है कई सीटों से। ऐसे में हालांकि पार्टी आला कमान के स्तर पर इस चीज को लेकर एक इंटरव्यू में मना किया गया है कि तीनों केंद्रीय मंत्रियों को शायद ही लड़ाया जाए, लेकिन यदि मौके पर एन वक्त पर फैसला ले लिया जाता है तो ऐसे में कैलाश चौधरी को क्या बायतू भेजा जाएगा या फिर बाड़मेर भेजा जाएगा, ये भी देखने वाली बात हो। कैलाश चौधरी को बायतू भेजा जाता है तो फिर अर्जुन राम मेघवाल को क्या चुनाव लड़ाया जाएगा या नहीं, तो वहीं किरोड़ीलाल मीणा को दौसा भेजा जाएगा, उनकी पत्नी को सपोटरा या फिर महुआ, कौन सी सीट पर या लालसोट पर किस पर भेजा जाएगा, तो किरोड़ीलाल मीणा को भी चुनाव लड़वाया जा सकता है, जो कि राज्यसभा के सांसद है। इन सब के अलावा रामचरण बोहरा की जहां कहीं से भी चर्चा है तो वो सीट बन पड़ती है सांगानेर। इन सब के अलावा और भी कई सांसद हैं जिनको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है कि इन सांसदों को लड़वाया जा सकता है, और सांसदों का इंतजार है, क्योंकि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को लेकर नाम जब चलता है तो उनका नाम झोटवाड़ा पर आकर ठहर जाता है या जयपुर जिले की किसी दूसरी सीट पर भी आ जाता है। तो इस तरीके से कई नाम लगातार चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिर क्लियर कर दूं कि जो नाम जिताऊ होंगे उन्हीं नामों पर पार्टी दाव खेलेगी। ना पार्टी इस माहौल में किसी तरीके की कोई रिस्क लेगी, ना ही पार्टी इस माहौल में किसी एक नेता की बात मानेगी। तो यहां पर सीपी जोशी को दो टूक यही कहा गया है कि आप चुनाव की तैयारी करें, और टिकट इस बार आला कमान तय करेगा, और आला कमान जब टिकट तय करेगा तो आप ये भी मानकर चलिएगा कि उनके पास जानकारी पूरी होगी, वरिष्ठ नेताओं का सम्मान किया जाएगा। इसमें देखा जाएगा किस नेता के करीबी सर्वाधिक टिकट हासिल करके लाए हैं, या फिर कौन से ऐसे नेता हैं जो यहां पर सक्सेस हुए हैं, क्योंकि जब टिकट मिलते हैं तो नेताओं के साथ नाम अमूमन जुड़ जाता है, भले ही वो अपनी प्रतिभा के जरिए टिकट लाए हों या उनका सर्वे में नाम आया हो, जो आला कमान अपने स्तर पर करवाता रहा है, आला कमान के पास लगातार जानकारी पहुंचती रही है। मैं अगली बार फिर से किसी नए मुद्दे के साथ आपके साथ रूबरू होऊंगा। उम्मीद है कि यदि श्राद्ध पक्ष में चुनाव समिति की बैठक के बाद 55 या 45 से 55 के बीच सीटों पर घोषणा हो जाती है तो मैं एक एक सीट वार भी आपसे चर्चा करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उससे आगे की तस्वीर भी साफ होने वाली है। नमस्कार।